कितने चमारों को जो है जानते हैं, जो 100-200 एकड़ जमीन का मालिक जोतदार हो गया आरक्षण की वजह से। कितना चमार सुप्रीम कोर्ट में जज हो गया। बेकार बात करते हैं आप। आपको हमारे शरीर पे कपड़ा बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आपने हमारे पुरखों को नंगे पाँव चलवाया है। हमारे दादा परदादा नंगे पाँव चलते थे, उनको आप खाट पे बैठने नहीं देते थे, और आपके सामने हम 10,000 का जूता पहन के 5,000 का कमीज पहन के खड़ा है। ये आपको बर्दाश्त नहीं। देश में जो ST SC के पास जो गिनती की कुछ नौकरियां मिली इस आरक्षण के हवाले से, उसे फिर से छीनने की कोशिश हो रही है। अभी तो पिछले आप देखिए कि लगभग 25-30 साल में तो कुछ शुरुआत हुई थी, हमारे लोगों ने पढ़ना ही शुरू किया था। अभी तक तो कुछ एक तबका था जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के नौकरी की तरह पढ़ता, ज़्यादातर हिस्सा तो ऐसा जो अभी पढ़ ही रहा है, उसको ही जो है एंट्री पॉइंट पे ही रोकने की प्रयास है। और ये जो पूरा खेल है ये वही है कि उन्हें कैसे हम हिस्सेदारी से बेदखल करें। वर्गीकरण से क्या होगा? एक तो ये जातियाँ जो बाबा साहब ने इकट्ठी की थी, अनुसूचित की थी 1935 में, ये सारी बिखर जाएंगी। दूसरा, आरक्षण इसलिए भी खत्म हो जाएगा कि जो आज भारत बंद पे सर हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे भीड़ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज भारत बंद किया गया है, पूरे देश में किया गया, और इस समय हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, यहाँ भी हज़ारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन भारत बंद हो रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भारत बंद हो क्यों रहा है। भारत बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दलितों की कुछ जातियों का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया आरक्षण की वजह से। जब सुप्रीम कोर्ट का यह जो वर्डिक्ट आया, उस समय मेरे ध्यान में आया बात कि ये जो चंद्रचूड़ हैं, DY चंद्रचूड़, इनके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ अभी बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, वो आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। सबसे दिलचस्प क्या है, इस तीनों में से किसी ने भी जज बनने की कोई परीक्षा पास नहीं की, और हमारा तो ये मानना है ये SSC की परीक्षा, चपरासी की परीक्षा भी जज लोग ऐसे बैठे हुए ना पास कर पाएँ। क्योंकि देखिए, इस तरह का फैसला आप ओवर रिप्रेजेंटेशन का दे रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट को क्लियर नहीं करना चाहिए था कि किस आधार पे आपने ओवर रिप्रेजेंटेशन की बात कही? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई अलग से जाति जनगणना कराई? बिना जाति जनगणना के तो आप कर नहीं सकते। कहाँ, क्या आधार था? या नास्तिरे दमत से रिश्तेदारी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? कोई भविष्यवाणी इनके पास थी लिखी हुई? या इनको रात को सपना आया कि कुछ जातियां जो है आगे बढ़ गई आरक्षण का फ़ायदा लेके? इसमें दो बात होती है, एक तो आरक्षण फ़ायदे वाला मसला है ही नहीं। आरक्षण जो है संविधान में जो प्रावधान है उसमें कहीं आर्थिक सुधार की बात नहीं है। आर्थिक सुधार के लिए इस देश में भारत सरकार के, मेरी जानकारी में जो है 37 से 38 कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें मनरेगा एक है, जाके मनरेगा की लाइन में लगवाइए या एक आध कार्यक्रम और चला लीजिए। ये आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है। और बात रही ओवर रिप्रेजेंटेशन की, इस देश में ब्राह्मणों की आबादी है 3% और वो लगभग 100% जज है। इस देश में ब्राह्मणों की आबादी है 3% और इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सब ब्राह्मण हैं। इस देश में संयुक्त सचिव स्तर पे जितने लोग पीएमओ में सीनियर IAS होते हैं, सभी के सभी सवर्ण, सभी के अधिकांश लोग ब्राह्मण। आखिर यह जो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में, जज सारे कॉलेजियम से आए हुए ब्राह्मण, इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पर क्लासिफिकेशन कब होगा? ब्राह्मणों की भी सवर्णों में भी सभी जातियों को अभी जज बनने का मौका नहीं मिला, अभी सिर्फ ब्राह्मण ही बन रहे हैं। तो वहाँ ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन, हर जगह ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्लासिफिकेशन कब होगा? 10% EWS आरक्षण दिया गया। अभी जो आंकड़े आए हैं 86 IAS बने थे EWS से, उसमें जो है लगभग 78-9% जो है ब्राह्मण। तो बाकी राजपूत कहाँ गया भैया? बनिया कहाँ गया? बाकी सवर्ण जातियों के लिए जो है क्लासिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? अमीर सवर्ण गरीब सवर्णों के लिए जगह क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? अमीर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण के लिए जगह क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? क्योंकि इनके लिए तो आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है। आर्थिक फायदा दीजिए। हमारे लिए ये आर्थिक सुधार, देश के दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है। दलितों पिछड़ों के लिए यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी से जो हक अधिकार हम सबको दिया, जो हासिलात हुआ, उसको बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब की वजह से, आरक्षण की वजह से हमारे ज़िंदगी में जो बदलाव आया, हमें जानवर से इंसान बनने का दर्जा मिला, उसकी लड़ाई है, उसको बचाने की लड़ाई है, हमारे लिए आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई है। लेकिन दिक्कत क्या है
कि क्रीम कहीं और है, लेयर कहीं और खोजा जा रहा है। क्रीम है यूनिवर्सिटीज़ में, क्रीम है मीडिया हाउस में, क्रीम जो है वाइस चांसलर के पोस्ट पे है, क्रीम जो है पीएमओ सेक्रेटरी के पोस्ट पे है, वहाँ लेयर नहीं खोजा जा रहा है। यहाँ मतलब आपके हिसाब से सरकार क्रीमी लेयर बोल के कुछ और बताना चाह रही है? नहीं, सरकार क्रीमी लेयर ही बताना चाह रही है, लेकिन घुमा फिरा के बताना चाह रही है। लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं कि इनको क्रीम कहीं और है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके लेयर कहीं और क्यों खोज रही है? लेयर वहाँ खोजिए, क्रीम है जहाँ। यहाँ तो दलित नंग धरंग रहते थे, उनके शरीर पे कपड़ा ही आ गया तो उनको लेयर दिखने लगा। यहाँ दलित भूखा नंगा रहता था, खाना खाने लगा तो उनको जो है लेयर दिखने लगा, क्रीम दिखने लगा। दलित अच्छा कपड़ा पहन ले तो उनको क्रीम दिखता। ये बताइए, कहते हैं कि जाटव, दुसाध, मीणा, इन लोगों का जो है ओवर रिप्रेजेंटेशन है, मलाई बना लिया बहुत। कितना चमार को, आपके जितने व्यूअर हैं जनता लाइव के, कितने चमारों को जो है जानते हैं जो 100-200 एकड़ ज़मीन का मालिक जोतदार हो गया आरक्षण की वजह से? कितना चमार सुप्रीम कोर्ट में जज हो गया? बेकार बात करते हैं आप। आपको हमारे शरीर पे कपड़ा बर्दाश्त नहीं है क्योंकि आपने हमारे पुरखों को नंगे पाँव चलवाया है। हमारे दादा परदादा नंगे पाँव चलते थे, उनको आप खाट पे बैठने नहीं देते थे, और आपके सामने हम 10,000 का जूता पहन के 5,000 का कमीज पहन के खड़ा है। ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये दिक्कत हम समझते हैं। दिक्कत जो जनेऊ है ना, दिमाग पे चढ़ा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही हम लोग उसको न्यायपालिका को जनेऊ पालिका ऐसे नहीं कहते हैं। ये दिक्कत है इस देश में। कहते हैं कि जुडिशियरी के, इस देश में जज की भी जाति होती है। यह बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। क्या जो जज हैं पैनल में, 7 में से 6 ब्राह्मण नहीं हैं? 6 ब्राह्मण मिलके देश का हर चौथा भारतीय जो दलित है उसकी किस्मत का फैसला एयर कंडीशन रूम में कर देगा और हम मान लें? ये नहीं चलेगा। दलितों का नेता दलित होगा, दलित अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आपको इतना ही अगर चुल मचा है तो आप कराइए ना जाति जनगणना। जाति जनगणना से डर क्यों लगता है? क्योंकि पता चल जाएगा कि दलितों आदिवासियों के थाली का खाना कौन खा रहा है, पता चल जाएगा ना। तो जाति जनगणना कराइए, आंकड़े लाइए, और लगता है कि दलितों में से कोई जाति पीछे रह गई है तो 10% आरक्षण बढ़ा दीजिए। लगता है दिल्ली में वाल्मीकि पीछे रह गए, हरियाणा में, तो 10-5% आरक्षण बढ़ा दे दीजिए। तो कोटे के अंदर ही है। तो कहाँ कह रहे हैं कि आबादी से ज़्यादा? इस देश में हम लोग पिछले 2 दशक से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले, और यह एक न्यायपूर्ण बात है। तो न्यायपूर्ण बात से दिक्कत क्या? आप जाति जनगणना कराइए, देख लें कि असल में क्रीम किसके पास है। लेयर वहीं लगाओ जहां क्रीम है। जहां लेयर ही नहीं है, जहां क्रीम ही नहीं है, वहां लेयर क्यों खोज रहे? में मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी से। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के भारत बंद पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ये देखिए कि ये पहली बार नहीं है पूरे देश में, और पिछले 8-10 सालों में जी ऐसा बहुत बार हुआ है जब इस देश की सरकारें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से लोगों के ऊपर हमले कर रही हैं। वो लोग चाहे किसान के तौर पर हों, वो चाहे मजदूर हों, चाहे ST SC OBC के लोग हों, और वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ इसी तरीके से दिखता है। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं। आज जंतर मंतर पे भी अभी शुरू हुआ है और धीरे धीरे इसमें भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये एक तरीके से जनता का या ST SC के लोगों का अपने जो हक और अधिकार है उसको क्लेम करने का तरीका है। और सब लोग अपने जो पुरखों का जो सपना है, जो संविधान में जो उनको राइट्स दिए गए थे, संविधान को बचाने का जो सपना है, उस सपने को रिक्लेम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और ये उसी का रिफ्लेक्शन है। जी, मैं जब यहाँ जंतर मंतर में आई और कुछ लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने सीधे कहा कि हम भारत बंद में आए हैं। मैंने पूछा मुद्दा क्या है, तो आरक्षण से संबंधित है। क्या हुआ है, कुछ बताएंगे? तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, बस हमारे साथ लोग आए हैं तो हमारे। आखिर आम लोगों को ये पता क्यों नहीं चल रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है? देखिए, एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जो सारे संसाधन हैं, जहाँ से खबर एक जगह से दूसरे तक पहुँचती है, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या बाकी के जो साधन हैं, उन पे देखेंगे तो ज़्यादातर पे एक खास वर्ग का कब्जा है, और वो खास वर्ग खास करके सत्ता के साथ में जुड़ा हुआ है। तो वो आपकी न्यूज़ को आगे जाने नहीं देगा। वो चाहे सोशल मीडिया पे भी होगा तो वहाँ भी सेंसरशिप आपको देखने को मिलेगी। मेनस्ट्रीम मीडिया पे आपको इसको लेके कोई डिबेट नहीं देखने को मिलेगी। ये पैरेलल मीडिया, आप जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार खबर को आगे तक जो है
पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसमें होता है कि लेकिन वो भी बहुत इनफ नहीं है, लोगों तक वो खबर नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो जो एक बहुत बड़ा मुद्दा सिर्फ ये आरक्षण की बात नहीं है, ये दरअसल संसाधनों से जिस तरीके से ST SC OBC को बाहर किए जाने की एक पूरी लंबी प्रक्रिया चल रही है इस देश में, उस प्रक्रिया में ये एक हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आता है, एक जजमेंट आता है, कहा जाता है कि ST SC सूची में वर्गीकरण होगा, क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, एक ही पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप ये देखिए कुछ इसी तरीके का जजमेंट पिछले साल मणिपुर हाई कोर्ट का आया था और पूरा मणिपुर जला दिया गया। वहाँ की एक कम्युनिटी जो ST नहीं है, जो अपर कास्ट है, उसे कहा गया कि आपको जो है ST कैटेगरी में शामिल किया जाए, और उसके बाद में पूरा मणिपुर पे कब्जा करने की बात शुरू हो गई थी क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वो आदिवासियों के कंट्रोल में थे। वही यहाँ हो रहा है, देश में जो ST SC के पास जो गिनती की कुछ नौकरियाँ मिली इस आरक्षण के हवाले से, उसे फिर से छीनने की कोशिश हो रही है। अभी तो पिछले आप देखिए कि लगभग 25-30 साल में तो कुछ शुरुआत हुई थी, हमारे लोगों ने पढ़ना ही शुरू किया था। अभी तक तो कुछ एक तबका था जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के नौकरी की तरह पढ़ता, ज़्यादातर हिस्सा तो ऐसा जो अभी पढ़ ही रहा है, उसको ही जो है एंट्री पॉइंट पे ही रोकने की प्रयास है। और ये जो पूरा खेल है ये वही है कि उन्हें कैसे हम हिस्सेदारी से बेदखल करें। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, इसका क्रीमी लेयर नाम हो सकता है, इसका वर्गीकरण हो सकता है, इसका NFS हो सकता है, इसका लेटरल एंट्री हो सकता है, इसका कोई और नाम भी हो सकता है। और इसीलिए आज लोग यहाँ पर हैं कि हम अपना जो हिस्सा जो हमें अपने पुरखों ने दिलाया था बड़े लंबे संघर्ष के बाद, उस हिस्से को हम वापस लेने के लिए, उसको वापस पाने के लिए हम लोग सड़क पर हैं। जी, आपने नौकरी की बात की है सर देश में तो नौकरी नहीं है, 2% में नौकरी कौन कौन करे? ये एग्जैक्टली यही तो सवाल है। इसीलिए हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि सिर्फ मामला सरकारी नौकरियों का नहीं है, मामला है अभी तो पूरा प्राइवेट सेक्टर खाली है। प्राइवेटाइजेशन तो हो ही रहा है, इसीलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, वो भी रिसोर्सेज तो सारे के सारे इसी देश के हैं। इस देश में सारे लोग हैं जिसमें ST SC OBC अपर कास्ट भी है। भाई हम सब की बात कर रहे हैं, उन्हें भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए। हम ऐसे नहीं कि उसके खिलाफ में, हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसे एक परिवार में बंटवारा होता है तो परिवार में जितने भी सदस्य सबको बराबर का हिस्सा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक को सारा दे दिया बाकी को नहीं देंगे, तो सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। जैसे सरकारी नौकरी की बात आई तो EWS आया, वहाँ पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। तो वही हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी ST SC को मिलना चाहिए, OBC को मिलना चाहिए, जो माइनॉरिटीज है उसको मिलना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे और ज़्यादा ज़रूरी है वो है ज़मीन। इस देश में 80 से लेकर 88% के भीतर ST SC OBC की आबादी है, अलग अलग परसेंटेज के टर्म्स में है, जो 0 से 2 एकड़ में जीवन जी रही है, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जो लैंडलेस है, जिसके पास कोई ज़मीन ही नहीं है। वो ST भी है, वो SC भी है, OBC भी है। हम तो वो भी कह रहे हैं कि आप उसका भी बंटवारा होना चाहिए, सिर्फ नौकरियाँ ही नहीं, क्योंकि नौकरियाँ तो एक हद तक हैं, उसके बाद आपको वो ज़मीनें देनी पड़ेंगी ताकि लोग दूसरे तरीक़ों से अपना जीवन जी सकें। और उसी बात को कहने के लिए हम आए हैं। तीसरी एक ज़रूरी और बात कि ये जो आपने 7.5% और 15% और 27% की कैप लगा रखी है, हमारा कहना है कि इस कैप को हटाइए, भाई ओपन कीजिए इसको। 50% का कोई रूल तो है नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी जजमेंट दिया, ऐसे ही इंदिरासानी केस में दिया 1992-93 में, और कह दिया गया कि 50% की कैप होगी। वो पार्लियामेंट का, वो जो है पार्लियामेंट में से नहीं आया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं आया, वो संविधान से नहीं आया। आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपने मान लिया, आप उसको लेकर के लगे आए। फिर EWS का जब मसला आया तो वो एक्सटेंड करवा दिया, तब को किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब वही हम कह रहे हैं कि आप इस अपर कैप को इसको हटाइए, आप इसको जाने दीजिए 85% तक। किसी ने नहीं रोका है, कोई कोर्ट आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि कोर्ट खुद EWS लागू करवा के जो है उस सीलिंग को तोड़ चुका है। तो आपको वहाँ तक बढ़ना होगा ताकि सबको हिस्सेदारी मिल सके, और यही बात कहने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। जी, मतलब आपका ये कहना है कि देश में किसी भी प्रकार के रिसोर्स का किसी प्रकार से हनन नहीं हो। बिल्कुल, एक राइट ऑफ टू इक्वालिटी जो हो वो सबके लिए समान तरीके से लागू हो। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए इस देश में ज़मीनें हैं, किसके पास हैं? लैंड की ऑनरशिप आदिवासियों के पास तो नहीं है, दलितों के पास भी नहीं है। कौन तबका जिसके पास ज़मीनें हैं और कौन है जो भूमिहीन है? इस दिल्ली का अगर सर्वे कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि होमलेस लोग किस समाज से सबसे ज़्यादा हैं। तो पता चलेगा कि दलित समाज के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज की टर्म में होमलेस हैं। तो क्या उनके पास ये राइट नहीं है कि उन्हें उनका घर मिले?
उन्हें उनकी हिस्सेदारी मिली। तो इसी बात को हम कहने आए हैं कि सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं, सिर्फ नौकरी ही नहीं, उसको एक्सपेंड कीजिए, संसाधनों तक लेकर के आइए, उसको प्राइवेट सेक्टर तक लेकर के आइए, बाकी जगहों पर लेकर के आइए, खेत खलियान से लेकर के जंगल नदी पहाड़ तक जाने दीजिए। नौकरियों तक आप क्यों रोक रहे हैं? पार्लियामेंट तक जाने दीजिए, सेक्रेटरीज तक जाने दीजिए, सब जगह जाने ददीजिए। हम तो उसकी बात करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank आपका you. जुड़ने मैं ये कहना चाहता हूँ वर्गीकरण के से इसलिए हम सहमत नहीं हैं कि 1953 या 52 में बाबा साहब एक सभा में लोगों ने पूछा कि भाई आपने आरक्षण क्यों दिया, तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने 2 उद्देश्य से आरक्षण दिया। एक तो जिनको आरक्षण मिलेगा, जिनका प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिन परिवारों को आरक्षण मिलेगा, उनके घरों में खुशहाली आएगी, शिक्षा आएगी, आर्थिक दशा सुधरेगी, सामाजिक दशा सुधरेगी, वो परिवार, वो उनके रिश्तेदार, उनके मिलने जुलने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा कारण बताया था उन्होंने कि जो हजारों साल से ये जातियाँ बटी थी, कौन सी जातियाँ? जिनके साथ अनटचेबल का व्यवहार किया जाता था। अनटचेबल के व्यवहार के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम 10 पॉइंट रखे गए थे उस जमाने में कि भाई ये कुएं पे पानी नहीं भर सकते, सार्वजनिक कुएं पे इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती, एक साथ खाना नहीं खा सकते, गांव देहातों में इनकी बस्ती अलग रहेंगी, एक जैसा कार्य नहीं कर सकते। इस तरह 10 पॉइंट को लेकर के जो जातियां इस कैटेगरी में आई वो जातियों को एक साथ इकट्ठा किया गया, उनको अनुसूचित किया गया, उनको शेड्यूल लिस्ट में डाला गया। तो उनका सबका डिफरेंट कास्ट को एक क्लास में लाना था। तो बाबा साहब का उद्देश्य इन सारी जातियों का जो हजारों साल से बिखरी हुई थी, इनको इकट्ठा करना था, एक जगह लाना था। और दूसरा मैंने बताया कि आरक्षण दिलाना था कि जिन परिवार को आरक्षण मिलेगा उनको सब तरह का उनका विकास होगा। दूसरा, ये जातियाँ इकट्ठी होगी। वर्गीकरण से क्या होगा? एक तो ये जातियाँ जो बाबा साहब ने इकट्ठी की थी, अनुसूचित की थी 1935 में, ये सारी बिखर जाएंगी। दूसरा, आरक्षण इसलिए भी खत्म हो जाएगा कि जो समाज थोड़ा सा आगे बढ़ गया है उसको, और जो कंपटीशन पास कर सकता है, जो एग्जाम में अपियर हो सकता है, जिसके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है, या जिसकी एक पीढ़ी पढ़ ली है, उसको तो ये कह के आप अलग कर दोगे कि साहब इनको तो लाभ मिल गया। जनरल समाज में चाहे 10 पीढ़ी से उसको लाभ मिल रहा, उसके लिए कोई नहीं सोचता। यदि अनुसूचित जाति में एक जनरेशन को लाभ मिल गया तो उसको अलग हटा दो, जैसे वो सब कुछ सब समाज के बराबर हो गया, उसको तो हटा दो। और वो जो है वह किसी एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकता, या उसका आरक्षण का लाभ मत दो, या उसका आरक्षण का लाभ इतना कम कर दो कि वो खत्म से हो जाए। और फिर आरक्षण उनको दे दो जो बेसिक पढ़ाई नहीं है, जिसने इंटर पास भी नहीं किया, जैसे हाई स्कूल पास भी नहीं किया, जो किसी कंपटीशन में नहीं बैठ सकता, जो कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसको ये कह करके कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है या नॉट फाउंड सुटेबल कह के उनका आरक्षण यहाँ खत्म कर दो। और जो थोड़ा सा एग्जाम पास कर सकते हैं उनको अपने लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो बेसिकली आपने प्रैक्टिकली वर्गीकरण करके आरक्षण ही खत्म कर दिया। और बाबा साहब का वो कहना कि मैंने हजारों साल से जो ये विभाजित जातियाँ थी, इनको एक एनलिस्ट किया, इकट्ठा किया है, वो उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा। तो बाबा साहब के जो उद्देश्य थे, जो आरक्षण दिलाने के कि भाई इन परिवारों का भला होगा और ये जातियाँ इकट्ठी होगी, दोनों ही ध्वस्त हो गई इस वर्गीकरण से। तो इसका मैं रास्ता बताता हूँ कि जो जातियाँ इस का लाभ नहीं उठा पा रही हैं, वो 70 साल पहले उसी की तरह वो भी जातियाँ थी, या जो लाभ उठा रही ये भी जातियाँ एक सी थी, तब ये सारी एक लिस्ट में आई। ये सारी जातियाँ 1935 में एक लिस्ट में तभी आई, सभी बराबर थी। कुछ लोगों ने बाबा साहब को अपना इष्ट माना, कुछ लोगों ने बाबा साहब को अपना प्रेरणा स्रोत माना, कुछ लोगों ने बाबा साहब का शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो ये रास्ता अपनाया। लोगों ने अपना पेशा छोड़ा, लोग सड़कों पर आए, कटे मरे, बच्चों को पढ़ाया, पढ़िए। तो जिन्होंने बाबा साहब की बात मानी, जिनमें थोड़ी चेतना आई, वो लोग पढ़े लिखे नौकरी पाने के काबिल हो गए। जिन्होंने बाबा साहब का अनुसरण नहीं किया, बाबा साहब की बात नहीं मानी, अपना पारंपरिक पेशा नहीं छोड़ा, या अपने बच्चों को बिल्कुल बेसिक एजुकेशन भी नहीं दी, वो पिछड़ गए। उनके लिए अभी भी रास्ता कोई ऐसा नहीं है, वर्गीकरण ही है केवल रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि सरकार इसको स्पेशल कंपोनेंट के तहत सरकार उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हुए, उन जातियों को स्पेशली जो भी, चाहे हमारे वाल्मीकि भाई हैं, चाहे मूसर भाई हैं, उनकी बस्तियों में हर बस्ती में एक बढ़िया स्कूल खोले, वहाँ फ्री शिक्षा दे, किताबों के लिए अलग सहायता दे, क्योंकि वो पारंपरिक पेशा उनके माँ छोड़े, उनको किसानों की तरह आर्थिक मदद दे, उनको ये मोटिवेट करे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। उनके लिए सरकार मेंटेनिटी करे, उनके लिए सरकार हर मदद करे, ताकि वो इस लेवल पर आ जाए कि उनके बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करने पड़े। और समाज के जो दलित समाज के लोग भी, या जो आरक्षित समाज के लोग भी जो आगे बढ़े, उनको भी अपने भाई के साथ एक सिंपैथी का व्यवहार करना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद और उनकी मदद करनी चाहिए। केवल सरकार के ऊपर ये काम नहीं, इनको भी करना चाहिए जो आगे निकल गए। लेकिन वर्गीकरण करके बाबा साहब के दोनों ही फार्मूले
जिसने उन्होंने आरक्षण दिया था, प्रतिनिधि दिया था, खत्म हो जाता। इसलिए हम वर्गीकरण से सहमत नहीं है। क्रीमी लेयर मैडम सुप्रीम कोर्ट में लागू होना चाहिए और आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में लागू होना चाहिए।